डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए लाभदायक है, जिसका कि ऑप्टिक्स के पेपर यहाँ डिस्कस करेंगे। जिसमें एक ऑप्टिक्स के पेपर में जो इंटरफेरेंस है यूनिट फर्स्ट, उसमें एक यंग साइंटिस्ट था जिसका बड़ा योगदान रहा है इंटरफेरेंस में, व्यतिकरण में। और आज अपन उस यंग के द्विस्लिट का प्रयोग का वर्णन यहाँ करेंगे कि किस तरह से उसने फ्रिंज चौड़ाई निकालने की उसने बात की। देखो बच्चा, अपन जानते हैं व्यतिकरण के बारे में, अपन पहले भी मैं वीडियो बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि व्यतिकरण क्या होता है और किस तरह से देखा जा सकता है। तो यंग नामक जो साइंटिस्ट था उसने एक वर्णीय एक स्रोत लिया और उससे जो प्रकाश किरणें थी उसके आगे गत्ता रख दिया, गत्ते में 2 छेद कर दिए बराबर दूरी पे। उन गत्तों से जो प्रकाश किरण निकल रहे थे उनको निकलने वाले प्रकाश किरणों को पर्दे पे एक डाला। तो दोनों सोर्स से, यहाँ पे भी मैंने बताया है कि यहाँ S1 S2 2 सोर्स बताए हैं, यहाँ चित्र के अंदर आप देख रहे हो। और इनसे निकलने वाली प्रकाश किरणों में आपस में आध्यारोपण होता है और आध्यारोपण होने के दौरान अपने को पर्दे पे कुछ फ्रिंजें दिखाई देती हैं। फ्रिंजों का मतलब कुछ चमकीली लाइनें दिखाई देगी, कुछ डार्क लाइनें दिखाई देगी कि अगर स्ट्रेट फ्रिंजें बनती हैं अपनी। तो यहाँ ये आध्यारोपण में अपन ये जानते हैं, आपने 11th-12th में भी पढ़ा था कि स्रंग और स्रंग मिलते हैं, गर्त और गर्त मिलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगें जो हैं एक ही कला में मिलती हैं। इसको प्रस्पंद रेखाएं के रूप में कह सकते हैं अपन। और अपने को प्रश्न मिलने पर एंटीनोड्स या दीप्त फ्रिंजें बनती हैं अपने पास। अगर स्रंग और गर्त मिलेंगे या गर्त और स्रंग मिलेंगे तो ये तरंगें विपरीत कला में होंगी और इस केस में अपने को निस्पंद रेखाएं मिलेंगी जिससे अपने को अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो इसमें ये जो फ्रिंजें बन रही हैं, इन फ्रिंजों को मैथमेटिकली इनकी फ्रिंज चौड़ाई निकालने चाहते हैं अपन कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो फ्रिंज चौड़ाई को अपन कह सकते हैं कि 2 क्रमागत चमकीली या 2 क्रमागत काली फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है उसको अपन फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। उस फ्रिंज चौड़ाई को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये दूसरे नंबर के पेज पे जो है एक रिलेशन निकालने की कोशिश की है। और इस रिलेशन में ये बता दूँ मैं, यहाँ एक प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत अपन ने प्राप्त किए हैं। वो जो प्रकाश स्रोत है वो एक वर्णीय है। S1 और S2 इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। इस S1 और S2 इन दोनों प्रकाश स्रोतों से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है और इस पर्दे पे व्यतिकरण फ्रिंजें अपने को प्राप्त होती हैं। S1 से निकलने वाली प्रकाश किरण बिंदु P पे पहुंच रही है, S2 से निकलने वाली भी प्रकाश किरण बिंदु P पे पहुंच रही है। दोनों में आध्यारोपण होगा और आध्यारोपण होने के दौरान अपनी कंडीशंस के अनुसार ये P बिंदु पे दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण करेंगी। सेंटर पॉइंट O बताया है अपने, और S1 से अपन ने पर्दे पे लम्ब डाला है जो L1 मिल रहा है और इसी तरह S2 से जो लम्ब डाला है वो L2 मिल रहा है। माना कि बिंदु P की मध्य बिंदु O से जो दूरी है वो x है। ये सारी मैथमेटिकल है। और जो L1 से O के बीच की दूरी d/2 और O से L2 की बीच की दूरी भी d/2 है। ये सेंटर पॉइंट है O। तो इससे मैथमेटिकली अपन ये कह सकते हैं कि PL1, एक्चुअली में PL1 की दूरी देखें अपन की PL1 कितनी होगी, तो PL1 को टोटल x में से d/2 अपन ने लेस कर दिया, तो x - d/2 के द्वारा बताया है यहाँ पे। इसी तरह PL2 को, चूँकि x में कुछ और जुड़ेगा, O से L2 की एक्स्ट्रा है दूरी तो इसलिए x + d/2 का। अगर अपन त्रिभुज को कंसिडर करें PS1 L1, PS1 और L1 अगर त्रिभुज को देखें और यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाने पे, जो कि अपन सब जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे S1p² का मान निकाला है और इससे S1p का मान निकाला है। और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय जिसको कहते हैं अपन, उसको भी काम में लिया है। मैंने यहाँ इंडिकेट भी की है बाइनोमियल थ्योरम को कि 1 + x⁴ n = 1 + nx + n-1 n² अपन फैक्टर 2 के रूप में अपन बता, x² अपन फैक्टर 2 के रूप में अपन बता सकते हैं उसको। तो इससे अपने पास समीकरण 1 आई है। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज PS2L2, आप डायग्राम में देखो बच्चों, P कहाँ है, S2 कहाँ है और L2 कहाँ है। इस फिगर को अगर अपन PS2L2 के पॉइंट्स को मिलाएं तो एक त्रिभुज बन जाता है।
इस त्रिभुज में भी फिर अपन जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस की प्रमेय लगा के अपने पास दूसरी इक्वेशन S2P आती है, जो समीकरण नंबर 2 से यहाँ अपन ने डिफाइन की है। जब 2 समीकरण आ गई, मतलब अपन ने S2P निकाल लिया, S1P निकाल लिया। ये है क्या S1P और S2P? ये एक्चुअली में पाथ है, एक पथ है कि प्रकाश किरण S1 से चल के P पे पहुंच रही है तो कितनी दूरी तय कर रही है। इसी तरह से प्रकाश किरण S2 से चल के बिंदु P पे पहुंच रही है तो कितनी डिस्टेंस प्राप्त कर रही है। इन दोनों समीकरणों से पाथ डिफरेंस निकाला है अपन ने यहाँ पे, और एक हर लाइन मैंने मैथमेटिक्स की इसमें शो की है, तो जिससे आपको किसी भी लाइन के मिस होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एज इट इज़ एक के बाद एक लाइनें मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और समीकरण 3 से पाथ डिफरेंस का मान स्मॉल x स्मॉल d अपन कैपिटल D के रूप में अपन बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ 2 कंडीशन उत्पन्न होती है कि बिंदु P पे दीप्त फ्रिंज भी बन सकती है जिसको अपन ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, और बिंदु P पे अदीप्त फ्रिंज भी बन सकती है जिसको अपन डार्क फ्रिंज कहते हैं। दोनों की कंडीशंस में देखते हैं। अगर अपन ये देखें कि बिंदु P पे दीप्त फ्रिंज बन रही है, तो इस केस में जो पथांतर का मान है बच्चों वो n लैम्डा के बराबर होगा, तो ही अपने को दीप्त बनेगी, मतलब पूर्णांक संख्या लैम्डा का पूर्ण संख्या चलेगी अपने पास। तो जब n लैम्डा रखते हैं तो इसमें अपन को xn, समीकरण 4 से xn बराबर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के रूप में अपने को मिल जाता है। और इसी तरह से अगर अपन xn निकाल लिया, इसी तरह से अपन xn+1 भी निकाल सकते हैं। n की जगह n+1 रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा xn+1, और समीकरण 4 में ही n की जगह n+1 हो जाएगा। तो इससे फिर अपन पाथ ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि xn+1 और xn के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस निकाला, तो ये जो डिफरेंस आता है एक्चुअली में ये फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है, जिसको बीटा से या किसी किताबों में W से भी अपन बता सकते हैं। तो इस फ्रिंज चौड़ाई का एक फार्मूला आ गया अपने पास, जो समीकरण 5 से बताया जा रहा है कि बीटा = लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के रूप में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये तो ही बात बच्चों चमकीली फ्रिंजों की। अगर यह मान लिया जाए कि बिंदु P पे चमकीली फ्रिंज नहीं बन रही है, तो कौन सी बन रही है? माना कि डार्क फ्रिंज बन रही है। उस केस में पथांतर का मान 2n+1 λ/2 के द्वारा होगा। और इस केस में भी अगर एक इससे आगे की भी फ्रिंज निकाले n की जगह n+1 रख के, तो उस केस में और फिर इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल के अगर डिफरेंस निकालें तो बीटा डैश = यहाँ मैंने बताया है कि xn+1 - xn, इसका मान भी आप देखोगे तो बिल्कुल वही मान आ रहा है जो समीकरण 5 में अपने को मिला है। मतलब बीटा = लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी टर्म्स एंड कंडीशन सही लग रही हैं व्यतिकरण के अंदर, तो उस अवस्था के अंदर अपने को दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज समान चौड़ाई की ही प्राप्त होगी। अब इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ कुछ बताया, देखो ये कुछ लाइनें खींची हैं, इससे शो करती हैं कि 2 दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या 2 प्रदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, जिसको फ्रिंज चौड़ाई के रूप में अपन कह सकते हैं। इसी तरह एक छोटा सा फ्रिंज चौड़ाई के साथ साथ एक के फ्रिंजों के कोणीय विस्थापन को कोणीय चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, जिसको tan θ बीटा अपॉन d के द्वारा बताया जा सकता है। यदि एक क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि यदि संपूर्ण उपकरण को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो क्या होगा भी, तो उस केस में यहाँ कंसिडरेशन में बताया है कि माना कि चूँकि लैम्डा डैश द्रव में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मानी यू, म्यू उस द्रव का अपवर्तनांक है जिसमें डुबो रहे हैं, और बीटा डैश द्रव में फ्रिंज की चौड़ाई है। तो यहाँ एक चूँकि अपन कह सकते हैं कि लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन म्यू, और इससे अपन ने यहाँ रिलेशन निकाला है जिससे अपने को ये पता चलता है कि द्रव में डुबोने पे फ्रिंज चौड़ाई का मान कम हो जाएगा, अर्थात बीटा डैश > बीटा आएगी अपने पास। क्यों? क्योंकि म्यू > 1 होता है, एयर का म्यू ए का जो होता है वो 1 होता है। इसी हिसाब से अगर इसने यंग के द्वितीय इसके प्रयोग के अंदर अगर मान लो कि एक स्रोत के आगे कोई एक प्लेट रख दी कांच की पारदर्शी, जैसे थिन प्लेट रख दी अपन ने, यहाँ चित्र में भी बताया है मैंने, जहाँ मोटाई t है इसकी प्लेट की और अपवर्तांक म्यू है। तो वही पुल की प्रोसेस जो अभी अपन ने किया था, और इसकी सहायता से अगर अपन इस फिल्म की मोटाई निकालें तो यहाँ फिल्म की मोटाई निकाल के मैंने बताई है कि t = n लैम्डा अपॉन म्यू - 1 के द्वारा अपन बता सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई भी एक पतली फिल्म किसी एक प्रकाश स्रोत के सामने रखी जाती है
तो बच्चों उस केस के अंदर जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो सरक जाता है कुछ इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्थान पर प्रदीप बन रही थी, अब जरूरी नहीं है कि थिन प्लेट रखने के बाद ही प्रदीप भी बना, हो सकता है वहाँ दीप भी मिल जाए, या जो प्रदीप बन रही थी कोई दूसरे ऑर्डर की प्रदीप आ जाए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो यहाँ इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आज अपन ने जो ये डिस्कस किया है वो सारा के सारा अपन ने ये यंग्स के प्रयोग के बारे में बताया है, जो कि आप किसी भी ऑप्टिक्स की किताब से आप इसको और पढ़ सकते हो, उसको और समझ सकते हो। एक बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आया हो गया। आने वाले टाइम में अब दूसरे ऑप्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो बताऊँगा और शेयर करूँगा।